सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में अक्सर चारों तरफ डेंगू वायरस फैल चुका होता है। हॉस्पिटल हमें फुल मिलते हैं, लेकिन इस ईयर ये थोड़ा और सीरियस हो गया है। ये ऐसा इस सीज़न में क्यों होता है, क्यों चारों तरफ डेंगू वायरस ही होता है? आज हम इस वीडियो में डेंगू के बारे में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे जिससे आप डेंगू से इन्फेक्टेड होने से बच सकते हैं, या अगर इन्फेक्टेड हो गए हो तो आपके प्लेटलेट कम ना जाए, अगर वो कम हो गए हो तो आपको आगे दिक्कत ना आए। आप कैसे डेंगू होने के बाद भी हॉस्पिटल जाने से बच सकते हैं, जहां आप डेंगू हेमरेजिक शॉक में ना जाए, जहां आप डेंगू शॉक सिंड्रोम में एंटर ना हो जाए, जहां आपसे ये डेंगू दूसरों को ना हो पाए। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मनमीत सिंह, आप सभी का क्लिनिकल आयुर्वेदा चैनल पर स्वागत है। डेंगू वायरस एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है। इसकी 4 टाइप होती है। कुछ न्यूज़पेपरों में डेंगू 2 वायरस जो आ रहा है, नया वायरस हो गया, ये फेक न्यूज़ है। ऑलरेडी इंडिया में टाइप 1 टाइप 2 डेंगू वायरस पहले से ही इंडिया में पाए जाते थे। जो डेंगू वायरस का एंटीजन होता है, ये एंटीजनली सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, थोड़े थोड़े से इसमें चेंज होते हैं। जिसके कारण जब कोई भी डेंगू वायरस एक पर्सन के ब्लड में एंटर कर जाता है तो उसमें ब्लड में जो एंटीबॉडी उस वायरस के अगेंस्ट बनती है, वो दूसरी टाइप के वायरस से भी आपकी कुछ मद तक प्रोटेक्शन करती है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि एक वायरस आपको एक बार डेंगू हुआ तो आपकी दूसरे भी जो 3 टाइप दूसरी बचती है उससे भी आपकी बॉडी में पहले ही एंटीबॉडी बन गई। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? यहाँ पर मेन प्रॉब्लम तब आती है जब आपको मॉस्किटो ने पहले काटा, आपको डेंगू इन्फेक्शन हुई, आपके ब्लड में उस वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन गई। लेकिन दिक्कत तब हुई जब क्रॉस री इन्फेक्शन हो गई। ये क्रॉस री इन्फेक्शन कैसे होती है, इसको समझ लेते हैं। जब आपकी बॉडी में पहले वाले वायरस की इन्फेक्शन के कारण जो एंटीबॉडी बनी थी, जब वो दूसरा वायरस आपकी बॉडी में दोबारा मच्छर काटने से बॉडी में एंटर हुआ, उस पहले वाले वायरस की एंटीबॉडी उस नए वाले वायरस के एंटीजन के साथ हैवली रिएक्ट कर गई, जिसके कारण आपका डेंगू सीरियस हो गया। ये जो डेंगू वायरस है, फीमेल एडास फैमिली के जो मच्छर होते हैं उनसे फैलता है। हाँ, लेकिन एडास जिप्सी से मोस्ट कॉमनली फैलता है और इसके बिना भी एडास फैमिली के मच्छरों से फैल सकता है। ये जो फीमेल एडास मॉस्किटो होती है, ये अपने अंडे डंप जगह जहाँ पर मॉइस्चर होता है, पानी वाली जगह होती है, वहाँ पर हर साल छोड़ देती है। अगर इनको सही इन्वायरमेंट मिल गया, पानी मिल गया, तो ये हफ्ते भर में एग से मच्छर बन जाते हैं। अगर इनको सही इन्वायरमेंट नहीं भी मिला तो ये 1 साल तक बिना पानी के भी ये अंडे जीवित रह सकते हैं। ऑन एन एवरेज एक मच्छर की जो लाइफ है 15 डेज की होती है। अगर रेनी सीजन रहता है तो मॉइस्चर वहाँ पर ज़्यादा होता है और ज़्यादा मॉइस्चर के कारण ये लाइफ इनकी एक्सटेंड भी हो सकती है। इसी का कारण रेनी सीजन में ऐसी बीमारियाँ डेंगू मलेरिया ज़्यादा होती है, क्योंकि मॉइस्चर ज़्यादा होता है। मॉइस्चर ज़्यादा होने से इनके जो मॉस्किटो है उसकी लाइफ स्पैन ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। इसी के कारण ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में ये डेंगू ज़्यादा बढ़ता है। इसकी एक और इम्पोर्टेंट बात, ये जो डेंगू मच्छर है ये सुबह के टाइम ही लड़ता है और ये अपने आसपास के 400 मीटर एरिया के ही इर्द गिर्द में काटता है, वहीं पर रहता है। अगर आप अपने 400 मीटर का आसपास का एरिया में सफाई रखते हैं, वहाँ पर पानी इकट्ठा नहीं होने देते, तो आप इस डेंगू वायरस से बच सकते हैं। अब देखते हैं कि ये बॉडी में कैसे रिएक्ट करता है। मान लीजिए आपको डेंगू वायरस वाले मच्छर ने काटा, वो वायरस आपकी बॉडी में गया। वो वायरस आपकी बॉडी में 4 से 10 दिन में मल्टीप्लाई होगा सिम्टम आने से पहले। जब तक सिम्टम आते हैं तब वो वायरस आपके ब्लड में पाया जाता है, जिसे हम वायरीमिया फेस कह देते हैं। अगर इस फेस में आपको नॉर्मल एडास मच्छर जो डेंगू वायरस से इन्फेक्टेड नहीं है वो आपको काटता है, तो आपके ब्लड से ये वायरस मॉस्किटो तक चला जाता है। उसके 8 से 10 दिन बाद ये वायरस मच्छर में मल्टीप्लाई हो जाता है। उसके बाद वो मच्छर भी इन्फेक्टेड हो जाता है। अगर वो मच्छर भी आगे किसी को काटता है तो उसको भी डेंगू होने का चांस रहता है। अगर आपको डेंगू है तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आपको मच्छर ना काटे। इसलिए आपको ध्यान रखना है, अगर आपको डेंगू वायरस हो भी फिर भी ये ध्यान रखना है कि आपको मच्छर मत काटे। अगर ये मॉस्किटो आगे ये अंडे देता है, जैसे मैंने पहले बता दिया, इसके अंडों में भी ये वायरस ट्रांसफर होता है। उस अंडों में एक वीक बाद और नए मच्छर बन जाते हैं और वो नए मच्छर भी इन्फेक्टेड होते हैं, वो
आगे नए लोगों को काटते हैं, नए लोगों को फिर डेंगू से इन्फेक्ट होते हैं। ऐसे ही ये साइकिल चलता रहता है। इसीलिए इतनी तेज़ी से डेंगू वायरस बढ़ जाता है और इंडिया में ही हज़ारों लाखों केस रोज निकल के आ रहे हैं। ऐसे ही मल्टीप्लाई होकर केस बढ़ रहे हैं। अब तक तो हमने समझ लिया कि डेंगू वायरस आपकी बॉडी में एंटर होगा और उससे इन्फेक्शन होगी। अब ये समझते हैं कि ये डेंगू फीवर में कैसे चेंज हो जाता है, आपको कैसे इतना बुखार चल जाता है और इसके सिम्टम धीरे धीरे कैसे डेवलप होते हैं। आपको डेंगू मच्छर ने काटा, आपकी बॉडी के अंदर वो वायरस गया, वहाँ पर जाके वो मल्टीप्लाई हुआ, मल्टीप्लाई होने के बाद वहाँ पर सिम्टम डेवलप हुए, सिम्टम डेवलप होने के बाद आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया। इम्यून सिस्टम में जो आपके टी लिम्फोसाइट है वो एक्टिवेट होने के बाद वहाँ से जो एंटीबॉडी बनी, वो एंटीबॉडी उस डेंगू एंटीजन के साथ रिएक्ट की और रिएक्ट करने के बाद वहाँ पर साइटोकाइन रिलीज हुए। वो जो साइटोकाइन है वो आपकी खून की नसों में जाकर खून की नसों की परमेबिलिटी उन्होंने बढ़ा दी, जिसके कारण आपका ब्लड लीकेज होने लगा और आपको डेंगू हेमरेजिक फीवर हो गया। अगर हम इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात करें तो इसके साइन एंड सिम्टम डिपेंड करते हैं आप बुजुर्ग हैं या आप वीक हैं या फिर आपको किस स्ट्रेन का वायरस से इन्फेक्ट हुआ है, उस पर ये बहुत डिपेंड करता है। जैसे डेंगू वायरस टाइप 1 थोड़ा ज़्यादा स्लो है, डेंगू वायरस 2 थोड़ा ज़्यादा फास्ट है। उसके स्ट्रेन पर डिपेंड करता है आपको सिम्टम की सिविरिटी कितनी आ सकती है या कितने माइल्ड रह सकते हैं। जनरली इसमें कॉमन फ्लू वाले सिम्टम आ सकते हैं। आपको फीवर हो सकता है, ये फीवर हाई ग्रेड भी हो सकता है, 102, 103, 104 तक जा सकता है। आपकी सीवियर हेडेक हो सकती है, आपके पेरी ऑर्बिटल पेन हो सकती है, आंखों के पीछे दर्द हो सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकती है, आपके हाथ पैर ठंडे हो सकते हैं। इसके बिना आपकी स्किन पर रेड स्पॉट्स आ सकते हैं जो डेंगू हेमरेजिक फीवर में अक्सर देखे जाते हैं। तो इस डेंगू फीवर को 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। टाइप 1 डेंगू फीवर हो गया, टाइप 2 डेंगू हेमरेजिक फीवर हो गया और टाइप 3 डेंगू शॉक सिंड्रोम हो गया। इस टाइप 2 को डेंगू हेमरेजिक फीवर को आगे 4 ग्रेड में डिवाइड करते हैं और जिसका जो चौथा ग्रेड को ही डेंगू शॉक सिंड्रोम बोल दिया जाता है। मान लो अगर आपके 20 पेशेंट को डेंगू वायरस होता है तो 20 में से 19 तो ऐसे डिहाइड्रेशन से बच के ही थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट लेके ठीक हो जाते हैं, लेकिन एक पेशेंट की ज़्यादा सीरियस होता है, डेंगू शॉक सिंड्रोम में जा सकता है, जहाँ जिसे डेंगू हेमरेजिक फीवर होता है। ऐसा उस एक पेशेंट में भी क्यों होता है? वो उस कारण होता है क्योंकि उसमें क्रॉस इन्फेक्शन हो गई है। मान लीजिए जिस पेशेंट को डेंगू हुआ वो फीमेल है, उसके डेंगू होने के बाद उसके ब्लड में एंटीबॉडी बन गई और वो प्रेग्नेंट है, वो एंटीबॉडी मदर से बच्चे में भी ट्रांसफर होगी। अब उस बच्चे को एडास मॉस्किटो ने काटा जो किसी दूसरे टाइप के डेंगू से इन्फेक्टेड था। उस बच्चे में जो पहली टाइप के डेंगू की एंटीबॉडी पड़ी थी वो उस दूसरी टाइप के डेंगू के एंटीजन से हैवली रिएक्ट कर गई, इससे क्रॉस री इन्फेक्शन हो गई, जिसके कारण उसमें डेंगू हेमरेजिक फीवर जहाँ फिर डेंगू शॉक सिंड्रोम डेवलप हो गया और उसकी कंडीशन सीरियस हो गई। डेंगू का वैक्सीन भी आ चुका है, ये डेंगू का वैक्सीन सिनोपी ने दिया था। किसी में ये क्रॉस री इन्फेक्शन होगी या नहीं होगी इसका कोई पार्टिकुलर एविडेंस नहीं मिल पाया, जिसके कारण ये वैक्सीन उसके बाद यूज करना बंद कर दी गई। अब बात करते हैं कि हम कैसे पहचाने ये वाला जो फीवर है डेंगू हेमरेजिक फीवर है या ये सिंपल फीवर है। इसको डेंगू हेमरेजिक फीवर को पहचानने के लिए हमें 4 पॉइंट का ध्यान रखना चाहिए। तो जो पहला पॉइंट है, आपके हाथों पैरों में, आपके मुंह में या आपकी बॉडी में कहीं पर भी छोटे छोटे रेड स्पॉट्स तो नहीं आ रहे। इन रेड स्पॉट को पैटर्ची बोल दिया जाता है। जहाँ आपकी आंखों के इर्द गिर्द तो नहीं ये रेड स्पॉट आ रहे हैं, जिसे इकोमाइकोसिस बोल दिया जाता है। सेकंड नंबर, आपके माउथ से, आपके टॉयलेट से कहीं ब्लड तो नहीं आ रहा, आपके टॉयलेट का रंग काला तो नहीं आ रहा है, जिसे मलीना बोल दिया जाता है। जहाँ आपके नीडल लगने के बाद आपका ब्लीडिंग बंद ही नहीं हो रही। तीसरा, आपका पॉजिटिव टॉर्निकेट टेस्ट तो नहीं आ रहा। जो टॉर्निकेट टेस्ट क्या होता है, जैसे हम बीपी चेक करते हैं, जहाँ ब्लड सैंपल लेते हैं तो टॉर्निकेट बांधते हैं, ऐसे ही हमें क्या करना है, बीपी वाले अपरेटस का कफ लेकर उसका ब्लड प्रेशर चेक करना है। मान लीजिए उस पेशेंट का स्टैंडर्ड ब्लड प्रेशर 120 और 80 आ रहा है। 120 प्लस 80 डिवाइड बाई 2, उसका एवरेज 120 प्लस 80 डिवाइड बाई 2 और एवरेज निकल के आ गया 100। तो आपको उस बीपी अपरेटस में 100 mmHg तक 2 मिनट तक उतना
प्रेशर स्टेबल करके रखना है। अगर उस 2 मिनट प्रेशर रखने के बाद आपको 2.5 सेंटीमीटर तक की वहाँ पर जगह को देखना है। अगर उस 2.5 सेंटीमीटर की जगह पर आपके छोटे छोटे रेड स्पॉट 10 या 10 से ज़्यादा आ रहे हैं तो आपको डेंगू हेमरेजिक फीवर हो सकता है। और इसमें जो चौथा पॉइंट है, अगर आपको जो हेमरेजिक टेंडेंसी है प्लस पेशेंट में प्रोबेबिलिटी, जहाँ कंफर्म्ड पेशेंट है, प्रोबेबिलिटी जिसमें सिम्टम आ रहे हैं, और कंफर्म्ड पेशेंट जिसमें टेस्ट कंफर्म्ड आए हैं, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, प्लेटलेट काउंट 1 लाख से नीचे हैं, और इसके बिना एविडेंसेस ऑफ प्लाज्मा लीकेज, आपकी बॉडी से पानी लीक हो रहा है जिसके कारण आपकी आरबीसी जो मान लो 40% से वो बढ़कर 50 से 60% हो गई है, या फिर 20% से ज़्यादा आपका प्लाज्मा लीकेज हो गया है। और पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद जब उसे फ्लूइड दिए गए, उसका जो हीमोग्लोबिन लेवल है 20% से ज़्यादा नीचे आ गया है, तो जिसके कारण आपने उसकी जो सीवियर डिहाइड्रेशन थी उसको कंप्लीट कर दिया और उसका जो पानी लॉस हुआ था वो लॉस पूरा हो गया, जिसके कारण उसका हीमोग्लोबिन लेवल 20% से ज़्यादा नीचे आ गया है। ये कंफर्म करते हैं कि आपको डेंगू हेमरेजिक फीवर है। इन सभी चीज़ों के बिना प्लस पेट में पानी भर गया, या फिर आपके लंग्स में प्लेरल अफ्यूजन हो गया है, या आपकी बॉडी में हाइपोप्रोटीनीमिया हो गया है, ये सभी सिम्टम डेंगू हेमरेजिक फीवर में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम, ये क्या होता है। ये जो मैंने सब पीछे क्राइटेरिया बताया है जो डेंगू हेमरेजिक फीवर में हुआ है, प्लस एविडेंस ऑफ अ सर्कुलेटरी फेलियर, उसको हम डेंगू शॉक सिंड्रोम कहेंगे। आपका ब्लड प्रेशर नहीं मिल रहा है, बहुत कम मिल रहा है, आपकी पल्स नहीं मिल रही है, आपके हाथ पैर ठंडे हो गए हैं, आप बेहोशी की हालत में हो गए हैं, तो हम इन सिम्टमों को देखकर सेंस कर पाते हैं ये डेंगू शॉक सिंड्रोम हो गया है। सो अब बात करेंगे इसके टेस्ट की, कैसे पहचाने आपको डेंगू है या नहीं है। पहले 7 दिन में जो टेस्ट इसमें कराने चाहिए वो आप इसमें डेंगू एनएस का टेस्ट करा सकते हैं, आप इसमें मोलिक्यूलर टेस्ट करा सकते हैं जिसमें आप इसके वायरस का आरएनए पहचान सकते हैं। इसके बिना आप एंटीबॉडी टेस्ट करा सकते हैं, आईजीजी आईजीएम टेस्ट करा सकते हैं। ये जो आईजीजी और आईजीएम है ये पहले 7 दिन में कई बार नेगेटिव भी आता है। जो सेकंड फेज में 7 दिन बाद टेस्ट होते हैं वो उसमें आप एंटीबॉडी टेस्ट करें। आपका आईजीएम टेस्ट अगर पॉजिटिव आ रहा है ये 2 से 3 मंथ तक पॉजिटिव चल सकता है। अगर आपका आईजीजी टेस्ट पॉजिटिव आता है ये जनरेट करता है कि आपको डेंगू की रिसेंट इन्फेक्शन होकर हटी है और आपके शरीर में डेंगू के लिए एंटीबॉडी बनी हुई है, वही एंटीबॉडी स्ट्रेस से हमें पता चल जाती है। अब इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में इसके सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 फैक्टर ये है, रेस्ट प्लस फ्लूइड। आप अपने घर में रहकर भी इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं अगर आप डेंगू होने पर भी प्रॉपर रेस्ट करें और प्रॉपर फ्लूइड इनटेक लेते रहें, आपकी बॉडी को डिहाइड्रेशन ना हो। आपको इसमें नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स नहीं लेने चाहिए, आइब्रूफेन एस्पिरिन वगैरह नहीं लेने चाहिए। अगर आपको फीवर आ रहा है तो आप इसमें पैरासीटामोल यूज़ कर सकते हैं, वो भी अपनी बॉडी वेट के हिसाब से 10 mg/kg के अकॉर्डिंग अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ही उससे भी इनटेक करें। इसके बिना अगर आपको फीवर बार बार आ रहा है आप स्पॉन्जिंग कर सकते हैं, थोड़े ठंडे पानी से स्पॉन्जिंग करें, लेकिन बिल्कुल चिल्ड पानी से इसमें स्पॉन्जिंग नहीं करनी है। अपनी बॉडी में डिहाइड्रेशन ना आने दें, टाइम से पानी पीते रहें, क्योंकि बार बार अगर आपकी बॉडी में फीवर होगा और फीवर आने के बाद बॉडी में डिहाइड्रेशन आएगी, उससे आपको बचना चाहिए। अब बात करते हैं इसके सिम्टम की। चिल्ड्रन में अगर हम इसके साइन की बात करें तो यूरिन आउटपुट कम हो जाएगी, उसके बिना उसके माउथ और टंग ड्राई हो गए, लिप्स ड्राई हो गए, उसकी आईबॉल श्रिंक हो जाएगी। अगर इसके सीवियर सिम्टम आ रहे हैं तो बच्चा दिन भर सोया रहेगा, वो दिन में 1 से 2 बार ही यूरिन जाएगा, इसके बिना उसके हाथ पैर ठंडे होने लगेंगे। अगर अडल्ट में हम सिम्टम की बात करें तो उसका अडल्ट में माउथ ड्राई रहेगा, यूरिन पीला हो जाएगा, यूरिन आउटपुट कम हो जाएगी, इसके बिना स्किन ड्राई होगी और स्किन कोल्ड रहेगी और सीवियर हेडेक होगा। अगर अडल्ट में इसके सीवियर सिम्टम की बात करें तो सीवियर हेडेक होगा, यूरिन और ज़्यादा डार्क येलो कलर का हो जाएगा, चक्कर आने लगेंगे, हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी, एनर्जी कम लगेगी, कंफ्यूजन होगी, ब्रीथिंग फास्ट हो जाएगी और आईबॉल श्रिंक होने लगेगी।
अब बात करेंगे इसके वार्निंग साइन की। हाँ, कब हमें इसे हॉस्पिटल में अब एडमिट करा देना चाहिए, अब इसका घर पर इलाज नहीं करना चाहिए। आपके पेट में सीवियर पेन हो रहा हो, दिन में 2 से 3 बार उल्टी आ गई हो, उसके बिना कहीं से भी ब्लड आने लगा हो, पल्स ना मिल रही हो, हाथ पैर ठंडे हो गए हो, सीवियर डिहाइड्रेशन हो गई हो, ये सभी वार्निंग साइन है। ऐसे पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करिए, उसको आईवी फ्लूइड की जरूरत है, वहाँ पर जाकर उसका ट्रीटमेंट कराइए। ऐसे वार्निंग साइन वाले पेशेंट को आप हॉस्पिटल में असेस कर सकते हो, उसकी कॉम्प्लिकेशन को ठीक कर सकते हो, उसको आईवी फ्लूइड की जरूरत है वो दे सकते हो। इस डेंगू से बचने के लिए आप अपने आले दुआले की साफ सफाई रखिए, आप पूरी वहाँ की स्लिप पहन के रखें, आप आले दुआले पानी को इकट्ठा ना होने दें, अपनी खिड़कियां दरवाजे अच्छे से लगा के रखें। इसके बिना आप एनवायरनमेंट प्रोटेक्टेड मॉस्किटो रिपेलेंट ईपीए रजिस्टर को यूज़ करें, जैसे यूकेलिप्टस लेमन ईपिकार्टेन, पेरीमिथाइल यूकेलिप्टस लेमन ग्रास, ऐसे बहुत से मॉस्किटो रिपेलेंट आते हैं मार्केट में, उनको यूज़ करें और मच्छर को काटने से बचाएं और अपने आप को डेंगू से बचाएं।